दोस्तों, अक्सर ट्रेन बुक करते हुए आपको भी ट्रेन की वेटिंग लिस्ट में कभी ना कभी क्यू में लगना ही पड़ा होगा। और अगर लास्ट मोमेंट पर कभी जाने का प्लान बनता है तब तो आप अपना सफर ट्रेन से करने के ख्याल ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई लास्ट मोमेंट पर तो ट्रेन में इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है कि हमारा नंबर तो लगने ही नहीं वाला। फिर कभी आरएसी टिकट के जरिए तो कभी टीटी से छुप छुपाकर भगवान भरोसे हम ट्रेन में चढ़ ही जाते हैं। अब इससे ये तो पता चलता है कि इंडियन रेलवेज की वैल्यू क्या है और इंडिया में ना जाने कितने ही लोग हर दिन ट्रेन से सफर करते हैं। टू बी प्रिसाइज, हर रोज भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और ये आंकड़ा तो सिर्फ वो है जो लोग टिकट लेते हैं। बाकी का अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इन सब के बावजूद भी हर साल भारतीय रेलवे को घाटा हो रहा है, और ये घाटा भी कोई छोटा नहीं बल्कि बहुत मोटा है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेलवे को लगभग 2600 करोड़ का घाटा हुआ था, और इसके साथ ही रेलवे के ऑपरेटिंग रेशियो भी हर 100 रुपए पर करीब 114 हो गए। माने अगर रेलवे को 100 रुपए कमाने हैं तो उसके लिए 114 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए समझते हैं। तो इसे समझने के लिए अगर हम इंडियन रेलवे को एक कंपनी मान लेते हैं और हमें उस कंपनी के लॉस को समझना है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये कंपनी पैसे कमाती कैसे है, यानी कि उसका अर्निंग मॉडल क्या है। तो अगर हम इंडियन रेलवे के वर्किंग या फिर अर्निंग मॉडल की बात करें तो वो खास तौर से 2 तरीके से पैसे कमाती है, जिसमें पहला है फ्रेट ऑपरेशन, जिसमें ये ट्रेन्स गुड्स यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, जिसे आप आसान भाषा में मालगाड़ी कह सकते हैं। दूसरा है पैसेंजर ट्रेन, यानी कि वो ट्रेन जो हम इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं। अब फ्रेट ऑपरेशन यानी मालगाड़ी में तो भारतीय रेलवे हमेशा प्रॉफिट में रहती है, पर भैया मेन बात है पैसेंजर ट्रेन की, क्योंकि ये हर साल भारत को घाटे के सिवा कुछ नहीं दे रही। अगर डेटा की बात करें तो कोरोना से पहले एक RTI के हवाले कुछ आंकड़े सामने आए थे, जिससे पता चलता है कि साल 2019 के अक्टूबर-दिसंबर में फ्रेट ऑपरेशन में भारतीय रेल को जहां 2800 करोड़ का शानदार इंक्रीमेंट देखने को मिला था, तो वहीं अपनी पैसेंजर ट्रेन 400 करोड़ के डिक्लाइन के साथ एक बार फिर से धड़ाम से गिरी थी। इन आंकड़ों को देखकर अब आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी है और जो हमारे देश की इकोनॉमी पर एक जख्म की तरह है, और इस जख्म के नासूर बनने से पहले इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आपको ये तो पता चल गया है कि रेलवे का इनकम मॉडल है क्या और कौन सा मॉडल कितने घाटे में है, तो अब ये भी जान लेते हैं कि उसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के आजाद होने से लेकर आज तक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका ट्रेन में ट्रैवल करता है, और इसी बात को समझते हुए आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने भारतीय रेलवे को पूरी तरह से भारतीय सरकार की ओनरशिप में ही रखा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारत की हर क्लास और हर इनकम ग्रुप वाले लोग आसानी से अपने काम के लिए या फिर कहीं भी आने जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन लोगों के लिए ट्रैवल अफोर्डेबल बनाने के साथ साथ ये भारत सरकार के लिए पैसा कमाने का भी जरिया है। और सारी बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस को लोगों की जरूरत के लिए बनाते हैं तो वो पॉपुलर तो बहुत हो जाता है, लेकिन यहाँ घाटे के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही हो रहा है इंडियन रेलवे के साथ। इसे आप ऐसे समझिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि भारतीय रेलवे की जरूरत नहीं है बल्कि मजबूरी है, जिसमें सबसे पहले तो ये कि उनके कुछ खास सेक्शन के लोगों को टिकट सस्ते दामों पर देना होता है। साथ ही पिछड़े और आदिवासी इलाकों में मालगाड़ी से माल भी सस्ते दामों पर पहुंचाना होता है। असल में ये रेट इतने कम होते हैं कि रेलवे का इसमें अपनी ट्रेन और इसको चलाने का खर्चा तक निकल नहीं पाता। अब बात सिर्फ यही नहीं है कि इंडियन रेलवे सिर्फ इन इलाकों में ही सस्ते रेट देती है, बल्कि अगर हम नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो भारतीय रेलवे आपको अपने रनिंग कॉस्ट से भी कम में सफर कराता है। एक डेटा के मुताबिक एक पैसेंजर ट्रेन को 10 किलोमीटर चलाने में रेलवे का खर्चा तकरीबन 73 पैसे पर पैसेंजर बैठता है। तो अगली बार रेलवे के टिकट को महंगा बताकर उसे गाली देने से पहले ये बात जरूर सोच लेना। वैसे रेलवे ने 20 मार्च 2022 से स्पेशल एबल्ड लोग, कुछ स्पेशल पेशेंट्स और स्टूडेंट्स को दी जाने वाली छूट के अलावा बाकी सभी तरह की कैटेगरीज में दी जाने वाली छूट को खत्म कर दिया है। जैसे पहले 58 साल से ऊपर की महिलाओं को 50% और 60 साल से ऊपर के आदमियों को टिकट में 40% का डिस्काउंट मिलता था। अब ये तो सिर्फ एक छोटी सी परेशानी है जिससे बाहर निकलना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ यही परेशानी होती तो क्या ही परेशानी थी, क्योंकि रेलवे की अगली परेशानी है कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, भारत आज भी अपने 19वीं शताब्दी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज नहीं कर पाया है।
इसे आप ऐसे समझिए कि साल 2001 से साल 2015 तक पैसेंजर ट्रेन 56% बढ़ी हैं, तो मालगाड़ी 59%, लेकिन इनके मुकाबले इन 15 सालों में ट्रैक लेंथ सिर्फ और सिर्फ 12% बढ़ी है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये ट्रैक लेंथ कम होने से नुकसान कैसे हो रहा है, तो आपको बता दूं कि प्रॉपर लेंथ ना बढ़ने से भारत में ट्रेन को अच्छे खासे जाम, कंजेशन और हॉल्ट जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर रोज कई घंटों तक ट्रेन सिग्नल क्लियरेंस के लिए खड़ी रहती हैं, जिसका असर उनकी स्पीड और एफिशिएंसी पर पड़ता है, क्योंकि खड़े खड़े ट्रेन में डीजल से लेकर बिजली तक सब फूकता है। सिर्फ ट्रैक ही नहीं बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के आउटडेटेड डिजाइन भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। जैसे हम आज भी ओपन डोर और विंडो सिस्टम, हेवी रेल कोच और ओल्ड चेन एंड बफर कपलिंग सिस्टम के सारे चल रहे हैं, और ये सिस्टम हमारी ट्रेन को मैक्सिमम 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देता है, और हकीकत में तो ये इससे भी कम होती है। जबकि जापान और चाइना की ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। अब अगर कुछ लोग कहेंगे कि हमारी आने वाली बुलेट और तेजस ट्रेन को भूल गए क्या, तो थोड़ा रुको, उसका भी जवाब है। अब ये जो थे वो छोटे लॉस थे, क्योंकि इस पुराने सिस्टम की वजह से रेलवे को जो बड़ा नुकसान होता है वो है एक्सीडेंट से, जो कि होते हैं पुराने डैमेज ट्रैक्स, पुराने ब्रिज और ट्रेन की वजह से। आपको एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा बताता हूँ। CAG की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 339 इंपॉर्टेंट ब्रिज, 4210 मेजर ब्रिज और 51,629 बेसिक ब्रिज सन 1920 से भी पहले के बने हुए हैं। इसे कहते हैं ना, राम भरोसे हिंदुस्तान। अब इसके अलावा खन्ना कमेटी के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 76% एक्सीडेंट्स ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से होते हैं, जबकि 7% ट्रेन के टकराने, 16% लेवल क्रॉसिंग और 1% आग की वजह से होते हैं। और इन्हीं रेल एक्सीडेंट की वजह से रेलवे को हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है। बाकी मरने वालों और घायलों को दिए जाने वाला मुआवजा इस नुकसान को और बड़ा कर देता है। अब एक्सीडेंट तो चलो अनजाने में होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग खुद करते हैं, और इससे रेलवे को होता है मोटा नुकसान। देखिए, इस बात से तो हम सब अच्छे से वाकिफ हैं कि हमारे देश में जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो उनमें से तमाम हिंसक प्रोटेस्टर्स के लिए सबसे आसान टारगेट होते हैं बस और ट्रेन। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 में रेलवे को प्रोटेस्ट की वजह से लगभग 467 करोड़ का नुकसान हुआ था, और अभी अग्निपथ वाले प्रोटेस्ट में भी रेलवे को 1000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता कि महज एक 12 कोच वाली ट्रेन को बनाने में लगभग 40 करोड़ और 24 कोच वाली ट्रेन को बनाने में 70 करोड़ खर्च हो जाते हैं। अब जलाने में कितना सामान लगता है ये तो खैर वही बता सकते हैं जो ऐसे घिनौने काम करते हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी कितने प्रोडक्टिव होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, इससे सरकारी महकमे में करप्शन कितना होता है, ये बताने की जरूरत शायद मुझे नहीं है, जिसकी वजह से भी भारतीय रेलवे घाटा झेल रहा है। भारत के मेट्रो मैन कहे जाने वाले ई श्रीधरन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हर साल रेलवे की खरीदारी में लगभग 10,000 करोड़ का घोटाला होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत को इस घोटाले से बचना है तो इसके लिए रेलवे को डिसेंट्रलाइज करना होगा। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। अगर हम अब अपने यहाँ की ट्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करें तो इसके लिए सरकार ने नेशनल रेलवे प्लान यानी NRP तैयार किया है, जिसका टारगेट है 2030 तक फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी का शेयर जो कि अभी 27% है उसे बढ़ाकर 45% किया जा सके, और इसकी स्पीड भी 22 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर की जा सके, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये शेयर रेलवे को हमेशा प्रॉफिट देता है। इसके साथ ही ट्रेन्स में होने वाले ट्रैफिक जैम, हॉल्ट और कंजेशन को खत्म करने के लिए ट्रैक और प्लेटफॉर्म और स्टेशन को बढ़ाया जाएगा, और अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार रेलवे सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, जैसे प्राइवेट ट्रेन। सरकार ने 2023-24 तक 12 प्राइवेट ट्रेन और 2027 तक 151 प्राइवेट ट्रेन लाने का टारगेट सेट किया है, जिससे कि रेलवे में 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, और इसके साथ ही मेक इन इंडिया के तहत ये सारी ट्रेन अपने देश में ही बनाई जाएंगी, जिससे कि इनकी कॉस्ट कम की जा सके। बाकी कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि साहब रेलवे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना गलत है, लेकिन साल 2017 में आई तेजस इनके दावों को गलत साबित कर रही है। ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है जो कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में से एक है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड ही 180 किलोमीटर पर आवर तक है। ये ट्रेन अपने पैसेंजर्स को हाई क्वालिटी फूड, क्वालिटी सर्विस और लेट होने पर कंपेंसेशन देने के साथ साथ फ्री में 25 लाख तक का इंश्योरेंस भी देती है। और तो और जहां हमारी पैसेंजर ट्रेन हमें घाटे के सिवा कुछ नहीं देती, तो वहीं तेजस ने पहले महीने के अंदर ही 70 लाख का प्रॉफिट दिया है, और भारत में अभी 4 तेजस ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं।
तो ऐसे में जब ऐसी ही और ट्रेन चलेंगी तो ये प्रॉफिट कितना होगा? आपको क्या लगता है, क्या भारतीय रेलवे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने से फायदा होगा या नुकसान? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।